मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है शशांक शेखर और मैं एक 45 डेज का क्रैश कोर्स ले रहा हूँ आने वाले जेई एग्जाम्स के लिए। और आज उसका 5वां दिन है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम कवर करेंगे वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे आज। अगर आप इसके जेई सिलेबस को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें पहला लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फिर है केमिकल और आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, फिर कैसे ये फॉर्म होते हैं और इनकी लैटिस एनर्जी से रिलेटेड चीजें हैं। तो आप चाहे तो ये सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। ये इसके आगे का सिलेबस मैं सेकेंड डे कवर करूंगा जो कि कल होगा, और ये तीसरे दिन का सिलेबस। तो आज के दिन हम सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कोवेलेंट आयनिक बॉन्डिंग और लैटिस एनर्जी तक ही कवर करेंगे। तो अगर आप इसका वेटेज देखें तो हर एक साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो ये है आज के टॉपिक्स। पहला है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फिर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर और रेजोनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो है कोसेल्स लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सबसे पहली थ्योरी दी गई थी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो क्या है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की पहला जो रूल ये है कि हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा करते हैं कंपाउंड एटम के बीच एक कंपाउंड में, ताकि हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, जो कि जिसे हम ऑक्टेट भी कहते हैं। हाँ, ऐसे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन जिसके 2 होते हैं, जिसका ऑक्टेट ऑक्टेट नहीं कहेंगे, जिसकी कंप्लीट वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब ही होता है 8। ठीक है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम इसमें एक्सेप्शन है, बाकी सबको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कहा गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो ये जो ऑक्टेट रूल है क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या शेयर करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या फिर शेयर करेगा। ये शेयर करेगा क्या क्या मतलब होता है, ये हम आगे समझेंगे। इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा या शेयर करेगा ताकि उसके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए। तो हाँ, स्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब उसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ये थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात। उसका इस स्ट्रक्चर के हिसाब से या फिर इस ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये कहना था कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ऐसा करने के लिए वो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है या आपस में बांट सकता है। इसके लिए 2 एक्सेप्शन है, ऐसा मैंने बताया। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। इन दोनों के पास अगर बैलेंस शेल में 2 ही हो तो भी ये स्टेबल हो जाते हैं। आगे, अब इसकी लिमिटेशंस क्या थे? ये तो हो गए कि ये था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि ये हाइपरवेलेंट और हाइपोवेलेंट कंपाउंड को नहीं समझा पाया। हाइपरवेलेंट क्या होता है? हाइपरवेलेंट वो कंपाउंड होते हैं जिनकी वैलेंसी 8 से ज्यादा होती है। ठीक है, कौन से कंपाउंड होता है जिनकी वैलेंसी 8 से ज्यादा होती है? और हाइपोवेलेंट क्या होते हैं जिनकी वैलेंसी 8 से कम होती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो एटम आता है ज्यादातर वो आता है बी, बोरॉन। और अगर कोई स्पेसिफिक कंपाउंड लेना चाहे तो वो हो जाएगा BF3। उसी तरह आप हाइपरवेलेंट की बात करें तो सल्फर का सबसे अच्छा एग्जांपल है। सल्फर में अगर आप बात करें H2SO4 की, तो इसमें जो सल्फर की वैलेंसी होती है या फिर उसके नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 से ज्यादा होते हैं। तो ये 2 चीज ये बता नहीं पा रहा था, ये थी पहली। दूसरा, ये स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बता रहा था मैं कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आपने कह दिया कि हमारा ये मान लो ये हमारा H है, ये हमारा Cl है, या फिर और सरल उदाहरण अगर हम ले मान लो बस सोडियम है, या फिर आपके पास H2O है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं।
अब क्या करेगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन शेयरिंग कर लेता है। पहले हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। वो कैसे करता है? मैंने ऐसा बता रखा कि हाइड्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा इससे। अब ये ऑक्सीजन इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यही तो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी दिया, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों के बीच में बटे हुए हैं। उसी तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में बटे हुए हैं। इसी को हम बांटना या शेयर करना कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। पर हमें यह स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि यह ऑक्सीजन अगर यहां है तो हाइड्रोजन कहां होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा या फिर कैसा होगा। इसके बारे में लीविस डॉट स्ट्रक्चर में कोई भी उल्लेख नहीं था। और जो सबसे अंतिम बात थी वो थी कि ये नोबल गैस में बॉन्डिंग का जो फेनोमेना है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लीविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से, लीविस डॉट स्ट्रक्चर के मुताबिक कोई भी एटम अपनी वैलेंसी 8 तक ही रखना चाहता है। 8 के बाद इसे कंप्लीट ऑक्टेट कहते हैं कि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अगर आप ज़ेनॉन को देखें तो ज़ेनॉन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक नोबल गैस है। फिर भी ये कंपाउंड बनाता है, कैसे कंपाउंड बनाता है भाई? ये कुछ इस तरह कंपाउंड बनाता है XgO3, जिसमें ऑक्सीजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मान लो ऑक्सीजन है, ये आपके हो गए ज़ेनॉन के इलेक्ट्रॉन्स जो कि पूरे 8 है। 1 2 3 4 भी ले सकते हो, XgO4 भी होता है पॉसिबल। तो XgO4 क्या करेगा? ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। पहले तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद अब ये जो ज़ेनॉन है ये भी 2-2 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेता है। तो ज़ेनॉन के पूरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अगर आप देखो तो ज़ेनॉन के अपने 8 थे और 8 इनने और ऑक्सीजन से ले लिए, तो ज़ेनॉन के इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में 16। ये तो ऑक्टेट रूल में नहीं कहा गया था। इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि ये सारी चीजें लीविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा समझाई या उनका विवरण नहीं दिया गया। तो इसीलिए लीविस डॉट स्ट्रक्चर को आगे चल के लीविस डॉट स्ट्रक्चर की मान्यता आगे चल के हटा दी गई। अब हमने देखा लीविस डॉट स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर लेता है या फिर शेयर करता है, तो इसके कारण से अलग अलग तरह की बॉन्डिंग बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन में लूज और गेन की प्रायोरिटी हो या फिर लूज और गेन हो रहा हो अधिकतम तौर पे, तो उस केस में हमें आयनिक बॉन्डिंग मिलती है। ये एक सीधा सा अगर आप कहो तो ये एक सीधी सी परिभाषा है आयनिक बॉन्ड के लिए कि अगर लीविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन दी या ली जा रही है ना कि बांटी जा रही है, तो उस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा भाई? वो बनेगा आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की क्या विशेषताएं होती है? पहली विशेषता होती है कि नन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। नन डायरेक्शनल मतलब आप इसके स्ट्रक्चर को नहीं बता सकते। आगे चल के हम कुछ थ्योरीज देखेंगे जो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, पर इन सब के केस में आयनिक बॉन्ड के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता। ये नन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई आयनिक बॉन्ड है, जैसे कि Na और Cl के बीच में, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये Cl और ये Na कहीं भी रह सकते हैं, आपस में जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो ये नन डायरेक्शनल नेचर होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? ये कैसे बनता है? इसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे मैंने अभी कहा कि लूज या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा महत्वपूर्ण, ये हो गई हमारी दूसरी महत्वपूर्ण बात। आगे अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कैटायन या फिर पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे क्या कहेंगे? एनायन या फिर नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया पर प्रोटॉन की तो संख्या वही रह गई, क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है,
और उसकी संख्या ज्यादा हो गई और हर एक पे जो चार्ज होता है यूनिट पॉजिटिव होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हमने हटाए उतना ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, या फिर उतने ही प्रोटॉन्स बढ़ गए और उन्हें हमने कैटायन कह दिया। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए निकालने की जगह तो वो एनायन बन जाएगा। ये हो गई तीसरी बात। और चौथी बात है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण ही बनते हैं बॉन्ड। मतलब इन बॉन्ड को जो आधार होता है, इन बॉन्ड के बनने का जो आधार होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसके कारण हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बन रहा है। तो हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। और कैसे अट्रैक्ट करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा। इसीलिए हम कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण बनते हैं। दूसरा क्या है? पहला हो गया आयनिक बॉन्ड, दूसरा हो गया कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो पहली है कि ये उन एटम्स के बीच में बनेंगे जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो। मतलब उनके एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा का अंतर ना हो। अगर ज्यादा का अंतर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपने ओर कर लेगा या फिर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। पर कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए शेयरिंग करने के लिए जरूरी है कि इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है वो ज्यादा ना रहे। ये हमारा पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु क्या है? अब वही बात है कि इसमें एटम्स की शेयरिंग होती है। जैसा मैंने अभी उदाहरण से भी बताया आपको H2O में कि पहले हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है फिर उससे इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से एक की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि पार्शियल शेयरिंग हो रही है। अब वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज्यादा रहेंगे किस तरफ कम रहेंगे ये आगे की बात है। तो तीसरी बात, ये जो शेयरिंग होती है इसे हम एक डैश से दिखाते हैं। डैश से दिखाते हैं मतलब क्या हुआ? हम CO2 कैसे दिखाते हैं? इस तरह से दिखाएंगे कि ये हमारा C है और ये हमारा O2 है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डैश है ये इसके एक एंड पे एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, उसी तरह से यहां एक इलेक्ट्रॉन है और यहां एक इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार यहां एक इलेक्ट्रॉन और यहां एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो डैश है ये हमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा रही है। अब आगे जैसे मैंने कहा था कि अब हमने इलेक्ट्रॉन तो बांट दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में कुछ तो अंतर होगा। अब इस अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन एक की ओर ज्यादा आकर्षित होता है और एक की ओर कम आकर्षित होता है। इस अंतर के कारण क्या होता है कि पोलैरिटी डेवलप होती है। पोलैरिटी डेवलप होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक की तरफ ज्यादा है तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और एक की तरफ कम है तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर आप इसके लिए वाटर का उदाहरण ले जो कि H2O होता है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन के खींचने की जो इसमें क्षमता होती है ज्यादा होती है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जबकि हाइड्रोजन की क्षमता उतनी नहीं होती क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये डेल्टा क्या है भाई? ये डेल्टा एक नाप है या फिर एक कह सकते हैं एक तरह की यूनिट है। ये कहती है कि पॉजिटिव चार्ज है कितना है। डेल्टा सबसे स्मॉल होती है, मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। आप ये नहीं कह सकते कि +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। +1 से ये बहुत ही छोटा है। क्या है? बहुत ही छोटा है डेल्टा पॉजिटिव। तो इसी का यही होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि एक चार्ज का एक छोटी सी मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पे एक एटम पे जमा हो जाती है। तो ये तो हो गए कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो हो गए कोवेलेंट बॉन्ड की विशेषताएं। आगे हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है उन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम आती है। इसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म में भी समझ सकते हो, पर फिलहाल के लिए आप लिविस डॉट स्ट्रक्चर से ही समझना चाहेंगे। ठीक है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने CO2 लिया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 4 बॉन्ड है बने तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 4 होगा। ये एक सीधी परिभाषा है, पर ये परिभाषा हर जगह
हर जगह नहीं नहीं अप्लाई हो सकती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉन की जो बंटने की प्रवृत्ति होती है वो इतनी आसान या फिर इतनी सही नहीं होती है। उनमें पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके कारण 1.5 या फिर दशमलव के टर्म में भी आपको इलेक्ट्रॉन का या फिर बॉन्ड ऑर्डर आता है। इसीलिए हम इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादा विश्वसनीय है। ठीक है, इसीलिए फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतना ही घटेगा। मान लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो अगर आप इनके बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो जो सीसी का बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम होगा सी डबल सी का बॉन्ड लेंथ, और उससे कम होगा सी ट्रिपल सी का बॉन्ड लेंथ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा। यहां पे एक सवाल दे रखा है मैंने, इन सब में सबसे छोटा बॉन्ड किस में है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लेंगे। सीधे सीधे आप इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लेंगे, और जिनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। ये आप खुद से कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड देखने हैं, और उसके बाद बताना है कि कौन सा सबसे छोटा और कौन सा सबसे बड़ा होगा, ये देखते हुए कि किनमें बॉन्ड की संख्या ज्यादा या कम है। अगला है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? ये रेजोनेंस के बारे में आप ऑर्गेनिक में और भी पढ़ेंगे, पर यहां पे मैं इनऑर्गेनिक मामले की रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूं। क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, बहुत तरीके से रह सकता है, और उन सारे तरीकों को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्यों लाया गया? क्योंकि एक स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन या फिर सारे विशेषताओं को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और ये आप यहां पर ऐसे लिखा सिंगल लिव स्ट्रक्चर। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि एक लिव स्ट्रक्चर सारे विशेषताओं को नहीं बतला पा रहा था। इस कारण से किसका कॉन्सेप्ट लाया गया? रेजोनेंस का। और ये जो सारे स्ट्रक्चर जो बनते हैं एक कंपाउंड के लिए, जो पॉसिबल होते हैं या फिर जो बन सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक्चुअल स्ट्रक्चर की ओर। अब ये स्टेबिलिटी को कैसे हम तुलना करेंगे वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल की आप ये मानो कि जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी में वो जो कंपाउंड है वो ज्यादा पाया जाता है। जैसे मान लीजिए 4 तरह के स्ट्रक्चर में कंपाउंड पाया जा सकता है। तो अगर हमारे पास 10 अगर हम 10 बार ऐसे देखें तो उसमें से 8 बार स्टेबल वाले में पाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि उसी वाले स्ट्रक्चर में जो एटम है वो जो कंपाउंड है वो ज्यादा रहना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। अब आगे क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इन सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एक समेशन है। मतलब कि इसमें सबकी विशेषताएं एक जगह कर दी गई है। अब इसको अभी जब मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा तब आप इसको ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। फिलहाल के लिए मानो कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? इन सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एक जोड़ है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है इन सारों में, इसीलिए ये एक्चुअल स्ट्रक्चर के सबसे ज्यादा करीब होता है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ड्रॉ करने के लिए कुछ हमें चीजें दिमाग में रखनी है। आप इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर कर लो, पर कुछ चीजें दिमाग में रख के करनी होती है। पहला क्या होता है? रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन ओनली डिफर बाय द पोजीशन ऑफ पाई एंड लोन पेयर। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करेंगे तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर सकते हैं जो कि लोन पेयर हो या फिर पाई बॉन्ड हो। आप सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास ये H2O है, तो आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ करके ऐसे नहीं दिखा सकते हो। क्यों नहीं दिखा सकते हो? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि ये एक सिग्मा बॉन्ड है। हाँ, आप पाई बॉन्ड को तोड़ सकते हो। उसमें भी रेजोनेंस दिखाने की तरीका होता है कि उसमें जो ऑक्टेट रूल है वही फॉलो होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के समय ऑक्टेट रूल जो फॉलो होना चाहिए। मान लीजिए ये जो है हमारा कंपाउंड है, आपने क्या किया?
आपने इसको उठा करके यहां रख दिया, इसको उठा करके यहां रख दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट रह गया, इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसका होता है, सिर्फ पाई और लोन पेयर का होता है, और वो भी किस तरह होता है, वो इस तरह होता है ताकि ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो। आगे कि इस केस में ओवरऑल चार्ज सेम रहना चाहिए, मतलब आपने मान लीजिए एक कंपाउंड के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए और उन सबका जो मान लीजिए जो उन सब पे जो चार्ज है वो ए है, ए पॉजिटिव है मान लो, तो उस सारों पर ए पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, एक पर नेगेटिव, 2 नेगेटिव, दूसरे पर बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक पे ए पॉजिटिव है तो सब पे ए पॉजिटिव होगा, या फिर एक पे 0 चार्ज है तो सब पे 0 चार्ज होगा। तो ये कह सकते हो आप कि एक कंपाउंड के जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उन सब पे जो चार्ज की मात्रा होती है वो एक ही होती है। आगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ये बहुत ही जरूरी चीज है यहाँ पे कि आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को घटा या बढ़ा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह का बॉन्ड आया, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा सकते रेजोनेंस में, क्योंकि पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। अब आपने एक हटा दिया तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बच गए, और यहां साफ तरीके से लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप घटा या बढ़ा नहीं सकते। कहने का मतलब है कि आप जब भी मूव करोगे एक पेयर को मूव करोगे इधर से उधर, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मूव कर सकते हो। अगला क्या है, अगली बात मैंने पहले बता रखी कि इन सब के जो वैलेंस शेल होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उनमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में भी रहेंगे। आप ऑक्टेट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि इससे कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये हो गई बात। हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम एक डबल हेडेड एरो से सेपरेट करते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं उसके लिए। अब मान लीजिए हमारे पास एक एरो 2 है, या फिर और उदाहरण, सबसे सरल उदाहरण जो आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे वो है ओजोन का। तो ओजोन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, ये कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। ओजोन कुछ ऐसा दिखता है, ये ओजोन की स्ट्रक्चर। अब इस पे एक नेगेटिव चार्ज डालना पड़ेगा ताकि इस पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा ताकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो ये हो गया ओजोन का स्ट्रक्चर। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, छठा यहां पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इधर 4 इधर। उसी तरीके से इस पे कितने हो जाएंगे, इस पे भी हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ठीक है। 1 2 3 4, इसके हो गए 8 और इसके भी हो जाएंगे 8। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी ले रहा है तो इसमें से एक कम कर देंगे हम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसे यहां से भी मिल रहा है। इसे कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 1 2 3 4 5 6, तो 7 और 8, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आप, ये है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ओजोन के केस में। आप चाहे तो इसे किसी और कलर से भी दिखा सकते हैं ताकि ये अलग अच्छे से दिखे, ठीक है। और मान लो मैंने इसे ऐसे दिखा दिया, और इसको ऐसे दिखा दिया। ये हो गया हमारा ओजोन। अगर आप सबका ऑक्टेट देखें तो कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये शेड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास है। उसी तरीके से इस पे देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस ये चारों इलेक्ट्रॉन भी इन दोनों के बीच शेयर है, और 4 इसके पास लोन पेयर है। इसके पास भी उसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 शेयर्ड में है, 1 2 3 4 5 6। अब
यहां पे एक नेगेटिव चार्ज बन रहा है। ये तो हो गया पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हम लोन पेयर को मूव कर सकते हैं, या फिर हम किसको मूव कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं पाई बॉन्ड को। तो देखिए लोन पेयर किसके किसके पास है, सबके पास लोन पेयर है। आप कहोगे कि मैं इसे मूव कर दूंगा, आप कहोगे कि मैं इसे मूव कर दूंगा, पर ऐसा करने में क्या होगा कि अगर आपने इसको मूव कर दिया तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज जितनी कम चार्ज रहती है उतना ही स्टेबल होता है। दूसरा क्या कर सकते हो आप, दूसरा आप इनको मूव कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, मान लीजिए आपने इसको यहां मूव कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, हमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। इन दोनों के बीच कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे। अब यहां जब से हमने मूव किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए, चलो ठीक है, ये दोनों यहां पर आ गए। अब इनको आपने यहां मूव किया है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, पर कैसे हटाएंगे, इसको तोड़ना होगा, और हमने कहा था कि हम सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, तो इसी कारण से आप इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं ला सकते। और क्या कर सकते हो, आप इस बॉन्ड को उठा करके यहां रख सकते हो, पर यह भी नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा किया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे चल जाएगा, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं कर सकते, इसे मूव नहीं कर सकते, सिग्मा बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकते, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। अगर आप इसको मूव करोगे तो इसका तो ऑक्टेट सही रहेगा, पर इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके पास अभी कितने 8 है, 2 और आ जाएंगे, 10 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको ड्रॉ करोगे यहां मूव करके, मान लीजिए इसको आपने उठा के यहां रख दिया, तो ये कुछ कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए इसके पास 1 2 3 4 5 6 है, और आपने ऑक्सीजन के ये हला दिए, ये पहले से ऐसे था, तो अब कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसके पास तो ये हरे वाले पहले से थे, हो गया। अब ये गुलाबी वाले भी यहां आ जाएंगे, ये वाले, ठीक है, और ये लाल वाले तो थे ही। इसका बैलेंस शेल कितना हो जाएगा, इस पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 शेयरिंग से आ जाएंगे और 6 पहले से ही थे, तो 10 हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हम इन्हें भी मूव नहीं कर सकते, इस बॉन्ड को भी नहीं कर सकते, इसे भी मूव नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास एक ही चारा बच रहा है कि हम उस इलेक्ट्रॉन को मूव करें जो इस वाले ऑक्सीजन एटम पे। मान लीजिए मैं इसे नंबरिंग दे देता हूं, इसको दे देता हूं नंबर 1, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3। अब यही चारा बच रहा है कि हम इन्हें मूव करें। इन्हें जब मूव करोगे आप ऐसे, तो इस वाले को उठा के आपको यहां रखना होगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ओजोन 1 2 3, इनके इसके बीच 2 बॉन्ड हो जाएंगे और इसके बीच 1 बॉन्ड हो जाएंगे। इन सब पे अगर आप इनको गौर से देखो तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, सिर्फ अंतर क्या है इन दोनों में, अंतर यही है कि पहले एक ऑक्सीजन नंबर 1 के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन नंबर 3 और 1 के बीच में है। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि ये दोनों अब रीजनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये सिर्फ देखने में तो सेम है, पर ये एटम तो अलग अलग है। इसी कारण से क्या होगा कि हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर उपलब्ध हो जाएगा। इस पे 2 थे, अब इस पे कितने हो जाएंगे, पहले से इस पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 लोन पेयर के तौर पे। अब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस पे आ गए, तो इसके पास कितने हो गए, 6 हो गए।
कितने हो गए? 6 और एक 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया हमारा ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो जाएगा? अब कुछ इस तरह हो जाएगा, क्योंकि इस पे 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन में और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो कि है ये वाला, चाहे ये वाला, कोई सा मान सकते हो, एक नेगेटिव चार्ज के तौर पे आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और इनका अगर आप हाइब्रिड ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, जहां पे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो है, ये दोनों में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो कि हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 अप्रोक्सीमेटली, 1.5, और ये भी हो जाएगा 1.5। इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2 था। इस केस में 1 था। इस केस में इसका 2 था और इसका 1 था। पर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप उसको नापे स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, तो आप पाएंगे कि इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1 है ना 2 है, बल्कि इन दोनों के बीच में जो कि है 1.5। इसीलिए ये जो लोन पेयर है ये इन दोनों के बीच में बराबर तरीके से बटा हुआ है। ये हो गया हमारा रेडियस स्ट्रक्चर। अगर आप चाहे तो NO3 माइनस का एक भी उदाहरण ले सकते हैं। NO3 माइनस कुछ हम इस तरीके के बनाते हैं। ये है NO3 माइनस हमारा। अगर आप इनके ऑक्टेट को देखें तो ये कंप्लीट है बिल्कुल। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों जो है क्या है? ये जो है एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसका आप चाहे तो और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कि आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां बढ़ा दो और इसको यहां डाल दो। इस कारण से कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है? ये नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है अगर आप देखो तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन थे यहां पे। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, इसमें भी क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? वो 1 2 3 4 ही है, और होते कितने? 5, तो एक कम है, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 नेगेटिव चार्ज 1 पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास? ओवरऑल हो जाएगा हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये आपस में क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब ये डबल बॉन्ड कहीं भी भाग सकती है, यहां से आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है। तो इस कारण से ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरह दिखेगी इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब इस केस में ये सारे बॉन्ड और 1.5 नहीं होंगे। अब ये 3 के बीच में बटे हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि ये 0.333 0.3333 0.3333 होंगे, और इन सबको जोड़ के ऐसा ऐसा होगा कि ये एक हो जाए, एक बॉन्ड हो जाए। आगे है कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मल चार्ज क्या होता है? ये हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को पता करने में, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता करने में हमारी सहायता करता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 0.5 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
जैसे इनने लिखा है, मान लीजिए हमारे पास H2O है जो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नॉर्मली? वो होते हैं 6। लोन पेयर कितने हैं? 2 और 2, 2 लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्डिंग में कितने हैं? वो भी 1 और 2, वो भी क्या है? 2 है। तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज निकल के आता है वो आता है 0। ये होता है हमारा फॉर्मल चार्ज। अगर आप NO3 के लिए देखो तो ये NO3 कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है पहला, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मल चार्ज निकाले, इलेक्ट्रॉन 1 के लिए, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? होते हैं 6 होते हैं। अभी कितने हैं? अभी लोन पेयर कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है। और बॉन्डिंग में कितना है? वो 1 है। तो टोटल कितना चार्ज आएगा? -1। तो इस ऑक्सीजन 1 पे -1 चार्ज है, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन पे निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 5 -4, ठीक है। और लोन पेयर इस पे 1 भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 1। इस पे +1 पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह इस ऑक्सीजन पे -1 आएगा, इसमें -1 आएगा, इसमें +1 आएगा और इस पे 0 आएगा। 0 कैसे आएगा ऑक्सीजन 3 पे? देखो जरा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 6। लोन पेयर कितने हैं? 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। ये दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं, इन्हीं बॉन्ड पेयर कहा जाता है, ये बॉन्ड पेयर इसके। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो आप देख सकते हो कि जो चीज हमने लिविस डॉट स्ट्रक्चर से देखी थी वो हम उसकी मदद से क्या कर सकते हो? फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, किस पे कितना है। अब बात आती है कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ तो कर देंगे, पर कैसे पता करेंगे कि सबसे स्टेबल कौन सा है? तो उसको जानने के कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स कुछ इस प्रकार है। पहला है, हम इनको एक साथ लाइन बाय लाइन देखेंगे। पहला है कि जिस एटम का बैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है वो सबसे कम स्टेबल है। मतलब अगर किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो सबसे कम स्टेबल है। दूसरा क्या है? दूसरा है द स्ट्रक्चर विद द लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज इज मोर स्टेबल। मतलब अगर आप कोई स्ट्रक्चर ले और उसके सारे एटम्स के फॉर्मल चार्जेस को जोड़ दे, तो उस पर जो नेट चार्ज निकल के आएगा, जिसपे वो सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये भी बहुत ही जरूरी सोचना है आगे। और हाँ, एक बात और, इन चीजों को आप एक क्या कहते हैं, ऑर्डर में चेक करोगे। अगर पहला वाला नहीं हुआ तो फिर वो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। मान लीजिए दो का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है पर फिर चार्ज में दिक्कत है, तब फिर आप चार्ज पे आओगे। तो पहले आप रेडियो स्ट्रक्चर देखोगे, तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। उसके बाद अगर जिसपे कम फॉर्मल चार्ज है फिर वो उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, क्रॉनिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या है? अगर नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए कि फॉर्मल चार्ज 2 पे सेम है, पर एक में जो नेगेटिव चार्ज है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है और एक पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है। तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा। मान लीजिए एक के केस में जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे है एक स्ट्रक्चर में, और एक के केस में नाइट्रोजन पे है, तो जिस वाले पे ऑक्सीजन पे होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चार्ज को ज्यादा अच्छे तरीके से होल्ड कर पाएगा। फिर चौथी चीज आप क्या देखोगे? आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों को आप एक साथ देख सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। ये दोनों का एक ही भूमिका है। अब मान लीजिए कि चार्ज है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, फिर आप देखेंगे सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है ABC, इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक में नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, एक में नेगेटिव यहां और पॉजिटिव यहां। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें क्या लिखा है? जो फॉर्मल चार्ज है वो कम सेपरेशन में होने चाहिए, मतलब उनके बीच की दूरी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। तो इनके बीच में कम है तो फिर हम इन्हें ज्यादा स्टेबल मानेंगे। ये होती है पांचवी चीज। और छठी क्या होती है? जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस फॉर्म दैट आर इक्विवेलेंट हैव नो डिफरेंस इन स्टेबिलिटी। जैसे कि हमने देखा था नाइट्रोजन के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, एक ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल थे,
एक ये और एक ये। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी में कोई अंतर नहीं होगा, ये तीनों एक ही समान स्टेबल होंगे। ये एक उदाहरण है जो मैंने रखा है यहाँ पे। इस कार्बन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों में से बताना है ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आप सीधे तौर पे ये देख सकते हो कि इस वाले पे जो फॉर्मल चार्ज है और इस वाले फॉर्मल चार्ज दोनों पे बराबर। पहले आप क्या देखोगे, ऑक्टेट देखोगे, ऑक्टेट क्या है, दोनों के कंप्लीट है कि नहीं। तो 2 नेगेटिव चार्ज है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल रखे हैं, ठीक है। 2 नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, कार्बन के पास 4 होता है, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 यहां से आ गए। तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। नाइट्रोजन पे कितने हैं, नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 5 होने चाहिए, पर एक पॉजिटिव चार्ज इसलिए 4 हो गया। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होगा CH3। ये हो गया आगे का। फिर सल्फर का देखोगे आप, तो इसमें कितने हैं, तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 होने चाहिए। चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। चार्ज 0 है हमारे पास, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 6 हो गया। और 2 यहां से मिल रहे हैं, तो 2 8 हो गया। तो इन सबके 8 है। उसी तरीके से आप अगर इसको देखो, इस वाले को, तो कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज है, 1 हो गया, ठीक है। और 4 पहले से होते हैं, तो 4 1 5 हो गया, और 3 यहां से आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। ये भी कितने हो गए, 8 हो गया। उसी तरह नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए -1, और बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 4 ही बॉन्ड है ना, 1 2 3 4, होते कितने, 5 होते हैं, 5। उनमें से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कितना हो गया, 8। उसी तरीके से अगर आप सल्फर को देखो, तो सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, और एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, ये हो गया 8। तो ये एक तरीका है, आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन सकते हो। अगर आप हमने देखा होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मुझे पता हो जो होते हैं वो मैंने लिख दिया। जैसे कार्बन पे 4 होते हैं, मैंने सीधे लिख दिया। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें 1 जोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज है तो 1 घटा दिया। और ये बहुत ही पारदर्शी भी हो सकता है, आप आपसे समझ भी सकते हो, आप समझ भी रहे हो कि ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। अब कार्बन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने 2 और जोड़ दिए, ठीक है। फिर मैंने इनके बॉन्ड पेयर गिन लिए, कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे पहले। तो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। चलिए, पहली चीज तो हो गई। अब आप क्या देखते हो कि नेट फॉर्मल चार्ज बराबर है कि नहीं। इस पे 2 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, इसमें 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है। तो इस पर जो नेट चार्ज निकल के आएगा -2 + 1, ये हो जाएगा -1। इससे भी कितना आएगा, -2 -1 + 1 -1, ये कितना हो जाएगा, -1। फॉर्मल चार्ज बराबर है। अब जो अगली चीज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप इसमें देखें, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों कार्बन पर है, और कार्बन इन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे कम है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे होनी चाहिए थी, पर इन दोनों में ही नाइट्रोजन पे नहीं है। तो अब हम किन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे कि इन किस पे होनी चाहिए, कार्बन पे होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं इस वाले में दोनों नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, इसमें एक सल्फर पर एक कार्बन पर है। तो इस कारण से क्या होगा कि ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। मैंने आयनिक बॉन्ड को दोबारा से लिखा है, आप कुछ जो बिंदुएं बच गई थी वो मैंने यहां लिखी है। ऐसी जो वैलेंसी होती है जो आयनिक बॉन्ड में पाई जाती है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ी होती है, यही चीजें हैं दोबारा से। अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, पहले क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वो कैसे लूज करेगा,
वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। कैसे निकालेगा? आयोनाइज करके निकालेगा। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हो और जो जिसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हो वो अगर गैसियस फेज में प्रेजेंट हो, किसमें प्रेजेंट हो? गैसियस फेज में प्रेजेंट हो, और उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसमें जो ऊर्जा का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, उस ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। मान लीजिए आप सरल शब्दों में अगर कहें तो किसी भी गैसियस एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जिस ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसे हम ज्यादातर किससे दर्शाते हैं? इसे हम ज्यादातर किलो जूल पर मोल में दर्शाते हैं। अब एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे लेता है? इसमें इसके इसी तरह इसमें भी क्या करते हैं, हम जिसको इलेक्ट्रॉन देना है उसको भी गैसियस स्टेट में रखते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल भी सकती है या जुड़ भी सकती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसमें ऊर्जा दी भी जा सकती है इस प्रोसेस के दौरान, और इस प्रोसेस के दौरान ऊर्जा ली भी आ सकती है। यह निर्भर करती है कि किस एटम की बात कर रहे हैं। इसे भी हम अक्सर किलो जूल पर मोल की मदद से दर्शाते हैं। अगला क्या होता है? हमारे पास दो स्पीसीज आ गए, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी की मदद से, एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मदद से। अब इन दोनों के आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलपिंग होती है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि शुरुआती तौर पे एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव था, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी होना एक स्टेबिलिटी का बहुत ही प्रमुख पहलू है। किसी चीज को अगर हमें स्टेबल चार्ज चाहिए तो उस पर चार्ज नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो जब ये दोनों अपोजिट चार्ज आपस में करीब आते हैं तो जो ओवरऑल जो चार्ज बनता है इन पे, जो इन पे संपूर्ण चार्ज बनता है वो जीरो हो जाता है। मतलब ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाता है। इस कारण से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी घटती है ओवरऑल सिस्टम की। तो और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। हाँ, जरूरी चीज ये है कि ये जब आपस में करीब ला रहे जा रहे हो तब इन दोनों का जो स्टेट है वो गैसेस होना चाहिए। तो ये वो एनर्जी है जब एक कैटायनिक गैसियस एटम और एक एनायनिक गैसियस एटम आपस में मिलके एक मोल सॉलिड को बनाते हैं। हाँ, गौर की बात यह है कि एक मोल सॉलिड बनना चाहिए, तभी इसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। अब लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस और चार्ज के स्क्वायर पे। मतलब कितनी मात्रा में ऊर्जा का पदार्पण होगा वो किस पे निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा कि कितना चार्ज और कितना डिस्टेंस है। ये प्रमुख तौर पर चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम चार्ज का स्क्वायर ले रहे हैं और डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं ले रहे हैं। तो ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एक्स और वाई का रेडियस जो है वो ज्यादा है तो हम क्या करेंगे कि बोलेंगे कि इनमें लेटेस्ट एनर्जी कम रिलीज होगी। पहले चार्ज बराबर होना चाहिए उस वाले मामले में। पर अगर चार्ज में ही अगर विभिन्नता है, मान लीजिए जो दो कंबाइन हो रहे हैं उन दोनों के बीच में +2 पॉजिटिव चार्ज है, -2 नेगेटिव चार्ज है, और दूसरे वाले मामले में -1 नेगेटिव चार्ज और +1 नेगेटिव चार्ज और +1 चार्ज है, तो आप कहोगे कि -2 वाले में ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इनमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा थी और ये आपस में एक दूसरे को आपस में ज्यादा आकर्षित कर रहे थे। इसी कारण से चार्ज पे ज्यादा निर्भर करता है, जो कि चार्ज स्क्वायर, और डिस्टेंस पे कम। तो जब भी हम किसी दो कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि जो वैलेंसी है या फिर जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे ज्यादा है, कैटायन या एनायन वाले पे किस पे ज्यादा है। तो जिस पे ज्यादा चार्ज रहेगा वो ज्यादा लैटिस एनर्जी निकालेगा उसके तुलना में जिसमें डिस्टेंस क्या। फिर अगर चार्ज बराबर है तब हम देखेंगे डिस्टेंस या फिर रेडियस उन दोनों कैटायन और एनायन की। वही चीज यहां लिखी है कि इलेक्ट्रॉन और मतलब कि एनायन और कैटायन आपस में जुड़ के सॉलिड बनाते हैं, जो कि एक न्यूट्रल चार्ज स्पीशीज होती है, और ये आपस में जुड़ के लैटिस एनर्जी रिलीज करते हैं। अब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या चीज जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एनायन की वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए। ये दोनों जरूरी चीजें हैं, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब वो होता है स्टेबल है। तो ये तीनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। बेस्ड ऑन लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी के आधार पर इनमें से कौन सा एल्कली मेटल क्लोराइड
कि क्या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अगर आप इनके चार्ज को देखें तो सब पे +1 चार्ज, क्योंकि सब में Cl जुड़ा हुआ है, Cl पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो Rb प्लस Cl माइनस Li प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब इनमें हम क्या देखेंगे, अब इनमें हम देखेंगे दूरी को, जिसमें दूरी कम होगी उसमें लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, और जिसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये सीधा सा एक सवाल है। अगर आपको पता हो तो सोडियम जो है वो सबसे ऊपर आता है प्रेडिक्ट टेबल में, इसका जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है। Cl तो सब में एक ही है, तो हम अब सिर्फ केटायन को देख रहे हैं, इसीलिए Na प्लस हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, और लिथियम उससे भी पहले आता है, फिर पोटाशियम और फिर ये रुबिडियम। तो इससे आप क्या देख सकते हो कि इसका जो रेडियस है वो सबसे कम है, इसी कारण से इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यही चीज यहां भी लिखी है कि चार्ज तो बराबर है पर आयनिक रेडियाई में बदलाव है, और LiCl का सबसे ज्यादा सबसे कम आयनिक रेडियाई है, इसी कारण से इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। पर ये चीज नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये जो LiCl है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा आ जाती है। अब ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे हम। ये फैजार्स रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि छोटे पॉजिटिव चार्ज के कारण जो बड़ा कैटायन है वो पोलराइज हो जाता है। इस फेनोमेना को हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे एक्सेप्शन के तौर पे याद रखिए कि इसमें NaCl का ज्यादा होता है, LiCl का सबसे कम हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। कल हम इसी के दूसरे भाग को देखेंगे। थैंक यू।